खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, खबर फास्ट के स्पेशल एडिशन ई संचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। खबर फास्ट लगातार अपने ई संचार के जरिए ऐसे लोगों से संवाद कर रहा है जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी में भी अपने दायित्व को समझा और उनका निर्वहन किया। संगठनात्मक तौर पर कोविड के खिलाफ लड़ाई में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। इस महामारी ने हर एक सेक्टर को काफी ज्यादा प्रभावित किया है। हर एक क्षेत्र, चाहे शिक्षा की बात हो, व्यवसाय की बात हो, रोजगार की बात हो या स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौतियां हो, मौजूदा समय में भी ये चैलेंजेस हैं। इन्हीं चुनौतियों पर बात होगी। बात यह भी होगी कि संगठनात्मक तौर पर कोविड के वक्त जो आम लोगों के हित में फैसले लिए गए, उनसे आम लोगों को कितनी राहत मिली। और अब जब व्यवस्थाएं पटरी पर लौटती दिख रही हैं, तो अब सरकार को भी इन सेक्टर्स के बारे में सोचना चाहिए। आज बात उन डॉक्टर्स की कर रहे हैं जिन्होंने तमाम चुनौतियों के सामने भी हार नहीं मानी और आम जनता के लिए कोरोना वॉरियर के तौर पर काम किया। हमारे साथ सोनीपत के उजाला सिग्नस जेके हिंदू अस्पताल के यूनिट हेड डॉक्टर सुरेश कालरा और उजाला सिग्नस जेके हिंदू अस्पताल के क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट डॉक्टर प्रतीक आहूजा इस वक्त सीधे जुड़ गए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सर खबर फास्ट पर। नमस्कार जी, सुरेश कालरा जी, पहले आपके पास आ रहा हूं। कोविड की दूसरी लहर में खासतौर पर जो हमने नुकसान देखा, पूरे देश ने जो नुकसान झेला, उस बीच तमाम चैलेंजेस थे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की जवाबदेही जनता के प्रति थी, लेकिन उतना ही योगदान और भागीदारी प्राइवेट संस्थानों की भी थी। प्राइवेट संस्थानों के लिए क्या क्या चैलेंजेस सामने थे, किस तरह की चुनौतियां थी, उनसे कैसे निपटा गया? बिल्कुल त्यागी जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कोविड की दूसरी लहर आई जी, उसमें सरकारी संस्थान में आजकल की जो फैसिलिटीज थी, उसमें कोविड का प्रकोप इतना था कि वो फैसिलिटीज वहां पे कम पड़ रही थी, तो इसलिए जो पेशेंट्स को प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख लेना पड़ा। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। जिस तरह से कोविड काल में पेशेंट को बीमारी हो रही थी, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तो एकदम से पैनिक सा फैला था शुरुआत भर में, लेकिन धीरे धीरे करके उसको संभाला। सब प्राइवेट हॉस्पिटल ने आगे बढ़े, ऑक्सीजन की समस्या को गवर्नमेंट के साथ मिलके हमने सॉल्व किया ताकि पेशेंट्स को अच्छी केयर मिल पाए। पेशेंट्स भी हम जिस लेवल पे ऑक्सीजन उसको नीड होती थी, टाइम टू टाइम हम उसको कम करते थे ताकि इंटरमीडिएट ऑक्सीजन चला के, ताकि ऑक्सीजन को हम बचा भी सके और बहुत सारे लोगों तक ऑक्सीजन जो सही मात्रा में पहुंच भी सके। जी, डॉक्टर प्रतीक, सवाल ये भी है क्योंकि अगर उजाला सिग्नस जेके हिंदू अस्पताल की पर्टिकुलरली बात की जाए स्पेसिफिकली, आमतौर पर जो प्राइवेट जो स्वास्थ्य संस्थान हैं, उनके बारे में लोगों के बीच ये धारणा है कि भाई एक मनी मेकिंग शॉप की तरह काम करती है। लेकिन कोविड काल में जो सुनिश्चित की भागीदारी तमाम स्वास्थ्य संस्थानों ने, और खास करके जेके हिंदू अस्पताल की बात की जाए, तो यहाँ पर किस तरह से आम लोगों को कोविड काल में हर वो मदद करने की कोशिश की गई जिसकी उस वक्त जरूरत थी? देखिए, जो जेके हिंदू सिग्नस हॉस्पिटल ने किया है कि कोविड के पेशेंट्स को तो हर कोई ध्यान दे रहा था। कोविड के अलावा भी जो बीमारियां थी, उन लोगों का इलाज समय से हो सके, ठीक तरीके से हो सके, इसके लिए हमारे हॉस्पिटल ने सेपरेट एरिया रखा था। कोविड और नॉन कोविड एरिया को सेपरेट रखा था, जिससे जिन पेशेंट्स को कोई दिल की बीमारी है या कोई सर्जरी की जरूरत है, उनका इलाज ना रुके। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था। सेकेंड वेव में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था ताकि आम लोगों को कोई तकलीफ ना हो। जी बिल्कुल। डॉक्टर सुरेश कालरा, जो जानकारी मिल रही है कि इस अस्पताल में जो है आयुष्मान भारत योजना, जो कि सरकारी योजना है, उसके तहत भी जो आम लोग हैं उन्हें काफ़ी सहूलियतें दी गई। जी बिल्कुल भविष्य जी, आपको मैं बताना चाहूँगा, उजाला सिग्नस ग्रुप के जितने भी हॉस्पिटल हैं वो मोस्टली आयुष्मान भारत के पैनल पे हैं। मोदी जी ने 5 सितंबर 2018 को जब ये स्कीम को लॉन्च किया था, तो हमारे उजाला सिग्नस ग्रुप का ही एक हॉस्पिटल सबसे पहला एम्पैनलमेंट उसको मिला था। उसके बाद भी हमने एक अच्छे स्तर पे उजाला सिग्नस ने, पूरे ग्रुप ने अच्छे स्तर पे काम किया।
आयुष्मान के जो बेनिफिशियरी हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए जैसा भी ट्रीटमेंट है, आप ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से एक बड़ा ऑपरेशन हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, जो आम लोग आम इस कैटेगरी के लोग सोच भी नहीं सकते थे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं जी। उसके अलावा हम आपको बताएं कि कोई पेशेंट है जिसको हार्ट अटैक का पेशेंट है, हार्ट अटैक में स्टंट डलवाना, आपको पता है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में स्टंट कराना कितना महंगा पड़ता है, लेकिन आयुष्मान के बेनिफिशरीज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वो किया जाता है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके तहत ही हम काम करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हम ब्रेन की सर्जरी अपने आप में एक बहुत बड़ा खर्चा होता है, वो भी आयुष्मान बेनिफिशियरी को फ्री ऑफ कॉस्ट हम अवेलेबल कराते हैं। आयुष्मान की बात करें तो मैं सोनीपत को स्पेशली लूंगा, क्योंकि हमें 26 जनवरी लास्ट, फिर 15 अगस्त, फिर इस 26 जनवरी को तीनों बार गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड मिला है एक अच्छा काम करने के लिए आयुष्मान के पेशेंट। बिल्कुल। डॉक्टर प्रतीक, एक सवाल ये, खासतौर पर कोविड की दूसरी लहर की अगर बात की जाए, उस वक्त चाहे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, सरकार प्रशासन तमाम लोगों की बात हो, एक क्रिटिसिज्म भी सरकार या सरकारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन्होंने झेला, चूंकि उस वक्त का माहौल ऐसा था। लेकिन जवाबदेही प्राइवेट संस्थानों की भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन सरकारी या यूं कहे सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं या सरकार जो है प्राइवेट संस्थानों पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेबल हो गई थी, क्योंकि चाहे होटल्स की बात हो, बैंकेट्स की बात हो, सरकारी अस्पतालों की बात हो, जब बेड की कमी पड़ी तो कहा गया कि भाई आप भी अपने यहाँ क्वारंटीन सेंटर या फिर बेड्स मुहैया कराइए ताकि आम लोगों को राहत दी जा सके। तो क्योंकि आपका भी प्रबंधन है और आपकी भी जिम्मेदारी जनता के प्रति है, जो पेशेंट्स आपके यहाँ भर्ती हो रहे हैं उनके प्रति आपकी जवाबदेही है, ऐसे में उन सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से सामंजस्य बनाना और फिर सामंजस्य बना के काम करना, ये एक अलग चुनौती रही होगी। और कितना मुश्किल था ये काम? देखिए, काम मुश्किल तो था, एक पैंडेमिक था, अनएक्सपेक्टेड था, इस लेवल पे बीमारी हम में से किसी ने भी नहीं देखी है। 100 साल पहले ऐसा हुआ था बोलते हैं, पर हमने से किसी ने ऐसे इस लेवल पे बीमारी नहीं देखी है। प्रिपेयर्ड गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर दोनों ही थोड़ा कम थे। जैसे जैसे बीमारी बढ़ी, हर किसी ने आपस में मिलजुल के काम किया। गवर्नमेंट सेटअप ने भी, हमने भी अपने सेटअप को बढ़ाया जिससे हम मरीजों को इलाज समय से कर सके। इन सब अरेंजमेंट में टाइम जरूर लगा, पर समय के साथ एक सामंजस्य बना कि जिसकी वजह से लोगों का इलाज हो पाया। जी डॉक्टर सुरेश, उस वक्त में देखा गया तमाम चीज़ों की किल्लत थी। ऑक्सीजन की बात की जाए, दवाओं की बात की जाए, खबरें आई कि भाई अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, लोग मारे मारे घूम रहे थे ऑक्सीजन के लिए, अपने जो मरीज थे उनके लिए दुआएं कर रहे थे। प्राइवेट अस्पतालों में क्योंकि एक सामंजस्य भी सरकार के साथ स्थापित करने की एक चुनौती थी, और साथ ही साथ संसाधनों को लेकर एक लड़ाई या यूँ कहें कि एक चुनौती थी कि भाई गवर्नमेंट या यूँ कहें कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं ये सुनिश्चित कर रही थी उस वक्त कि भाई जो सरकारी अस्पताल हैं या जो भी संस्थान है वहाँ पर तमाम सुविधा सुनिश्चित हो, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में भी ये स्थिति थी कहीं ना कहीं। तो उस वक्त में ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो, दवाओं की कालाबाजारी हो, इन चीज़ों को रोकने के लिए किस तरह से कदम उठाए गए? देखिए, उस समय वो जो समय था वो उसको दोबारा ना ही याद किया है तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो सोनीपत प्रशासन है, सोनीपत प्रशासन ने बहुत ही बेहतरीन काम किया था। हम एक अकेला इंजेक्शन था रेमडेसिविर, मेरे को जहाँ तक पता है कि सोनीपत प्रशासन ने जो करंट उस समय के सीएमओ थे, डीसी थे, उन्होंने जिस समय हमने मांगा उसी समय अवेलेबल कराया, और एक सिस्टमेटिकली तरीके से। ये नहीं है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल डिमांड कर रहा है तो उसको ऐसे इंजेक्शन दे दोगे। उन्होंने प्रॉपर्ली पेशेंट के नाम से रजिस्टर्ड कराया, पेशेंट के नाम से उसको इंजेक्शन मिला, और बाद में उसकी वीडियो भी चेक की कि उसी पेशेंट को लगा है कि नहीं। ये एक बेहतरीन कदम था गवर्नमेंट की तरफ से। रही बात ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के लिए भी बहुत जगह से अरेंजमेंट कराया। हमारे यहाँ पे पास में पीजीआई खानपुर है, वहाँ पे लगभग 600 बेड के आसपास कोविड के थे। वहाँ पे भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट उन्होंने, एक लिक्विड ऑक्सीजन का एक टैंक होता है वो करवाया गवर्नमेंट ने। हमारे यहाँ भी हमने उस तैयारी में लेके अब नेक्स्ट तैयारी के लिए भी, अब थर्ड वेव को तैयारी करते हुए हमने यहाँ पे अपने यहाँ पीएसए प्लांट, ऑक्सीजन की कमी ना आए, एलएमओ सब इंस्टॉल करा लिए।
ताकि जो प्रॉब्लम हमें उस समय झेलनी पड़ी और आगे झेलनी ना पड़े। जी बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर प्रतीक, एक सवाल ये कि मौजूदा हालात की अगर बात करें खास करके सोनीपत के लिए, ओमिक्रॉन और ये तीसरी लहर, हालांकि ओमिक्रॉन को लेकर जो चीज़ें सामने आई, जो जानकारी की बहुत ज़्यादा सीवियरिटी इसमें नहीं है, लेकिन संक्रामकता बहुत ज़्यादा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें स्पेसिफिकली सोनीपत की, तो हम आज की डेट में कितने मजबूत और दिखाई देते हैं, कितने तैयार और दिखाई देते हैं? देखिए, पिछली लहर के मुकाबले इस बार हमारी तैयारी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। हमारे हॉस्पिटल में भी काफ़ी बेड्स है, ऑक्सीजन सप्लाई के साथ, वेंटिलेटर की सुविधा के साथ, और कैपेसिटी बहुत हमने अपनी भी इंक्रीज करी है, जिससे कभी अगर कोई दोबारा महामारी हो, दोबारा सीवियरिटी बढ़े, तो हम उसके लिए तैयार हैं। जी आपकी बात ये ठीक है कि इस बार संक्रमक ज़्यादा है, बट उतनी सीवियरिटी नहीं आई है। जी जिस तरह के भी पेशेंट हो, जितने भी सीवियर पेशेंट हो सकते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सुरेश, ये सवाल मैंने इसलिए किया था क्योंकि देखिए सोनीपत जो ज़िला है वो दिल्ली से लगा ज़िला हरियाणा का है, और कोविड की सेकेंड लेयर में भी कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे मरीज थे जिन्होंने सोनीपत का रुख किया इलाज के लिए, और इसलिए चुनौतियां सोनीपत में तमाम जो सरकारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और WHO की तरफ से कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन ये अंत नहीं है कोरोना का, तो अभी इसको अंत माना नहीं जा सकता है। ऐसे में अब आगे की जो हमें तैयारी रखनी है, अगर सेकेंड वेव जैसे हालात होते हैं तो हम किस तरह से लड़ पाएंगे, इसको लेकर सवाल। देखिए, पुरानी चीज का एक्सपीरियंस करते हुए कि सरकार ने पूरी तरह से अरेंजमेंट कर ली है हर चीज के, ना तो ऑक्सीजन की कमी होने देनी है। अब ह्यूमैनिटी तौर पे देखा जाए तो बहुत सारे एनजीओज उस समय भी आगे आए थे, बहुत सारी हेल्प की गई थी। यहाँ पे भी 2-3 बड़े बड़े एनजीओज थे, सेफ इंडिया फाउंडेशन ऐसे करके एक और 2 एनजीओ थे जिन्होंने बहुत हेल्प की थी। घर में जाके भोजन पहुंचाया, लोगों को हॉस्पिटल्स में फूड दिया। इस तरह की अब एनजीओज ने भी एनजीओ को भी पता है किस तरह से आगे काम करना है। ऐसे हमें हॉस्पिटल्स को भी पता है कि किस तरह से हमने अपनी तैयारी रखनी है। ऑक्सीजन पूरी है, मेडिसिन स्टॉक पूरा है, बेड हमने बढ़ा दिए हैं। मैं अकेले अपने नहीं, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जिन्होंने ये काम पूरी तैयारी करके रखी है। अगर भगवान ना करे कुछ आगे कोई भी महामारी आती है तो उसके लिए अब सक्षम है हर चीज से मुकाबला करने के लिए। ठीक है सर, मैं एक ही सवाल के साथ एक एक करके आप दोनों के पास आ रहा हूं। डॉक्टर प्रतीक, पहले आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से ये पूरा सिनेरियो रहा पेंडेमिक के दौर का, उसमें जो डिपेंडेंसी सरकार की प्राइवेट संस्थानों पर रही, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज प्राइवेट संस्थानों ने किए, बहुत सारे समझौते किए, और हर वो जो एक डिमांड कहें, वक्त की डिमांड कहें, और जो अपेक्षाएं थी सरकार की कि प्राइवेट अस्पताल या प्राइवेट संस्थान जो हैं वो सहयोग करें, वो सहयोग तमाम तरीके से अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर किए गए, लेकिन उसमें कई ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजेस, समझौते भी हुए। अब चूंकि निस्वार्थ भाव से तमाम संस्थानों ने जो एक अपनी सहभागिता थी, उसके बाद कई ऐसे पहलू सामने आते हैं जिसमें ये लगता है कि भाई अब ठीक है, हमने ये किया है तो अब सरकार को इन दिशाओं में कुछ सोचना चाहिए, इन दिशाओं में कुछ और आगे काम करने की, एक कदम आगे बढ़ाकर काम करने की जरूरत है। डॉक्टर प्रतीक, देखिए, जो पैंडेमिक के समय गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में टाई अप हुआ, जो समझौते हुए जी, वो समय के लिए जरूरी है। आफ्टर ऑल तो सब हर किसी की स्वास्थ्य सबसे ज्यादा जरूरी है जी। जो कमियां उभर के आई हैं पिछली लहर में, उसके अनुसार हाँ, ये बात है कि गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा होना चाहिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, मेडिकल हॉस्पिटल्स में, दवाइयों में। इलाज सस्ते दामों पर तो प्रोवाइड किया ही है, उसको और ज़्यादा सस्ता करा के मरीजों के लिए उसमें गवर्नमेंट जो भी स्टेप ले सकती है वो उनको लेने चाहिए। पर हम प्राइवेट हॉस्पिटल तो जितना मदद कर सकते कर ही रहे हैं जी, और सबसे पहले तो हमारे भी मरीज ही होता है, उसके बाद ही बाकी चीजें आती हैं। जी, ठीक है। डॉक्टर सुरेश, द सेम क्वेश्चन पे। जी बिल्कुल, और ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि ये सवाल टाइप्स को लेकर नहीं था। ये सवाल वो था कि जब क्योंकि प्राइवेट जो अस्पताल हैं, प्राइवेट जो स्वास्थ्य संस्थान हैं, उनका प्रबंधन, उनकी कार्यशैली अलग तरीके से है,
और उनके जो इनकम या इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अलग तरीके से हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ जो है प्राइवेट संस्थानों को करना पड़ा था उस वक्त। तो ऐसे में कई ऐसी चीज़ें सामने आई होंगी कि भाई ठीक है, हम फ़िलहाल आपको पूरा सहयोग कर रहे हैं, अब ये जो कमियां हमें दिख रही हैं इस पर सरकार को कुछ सोचकर आगे काम करना चाहिए। डॉक्टर सुरेश। जी बिल्कुल मिस्टर भविष्य, अब देखा जाए तो अब एक प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करते हैं तो हमारे पास जो फैसिलिटी हैं, आप छोटे शहरों में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना के चलाना, वहाँ के कंसल्टेंट्स को, सुपर स्पेशलिस्ट को अवेलेबल कराना, ये बहुत बड़ा चैलेंज ही रहता है। उसमें गवर्नमेंट ने जो हमारे ऊपर बहुत सारे ये था कि इतने ही चार्जेस फिक्स कर दिया था, लेकिन उसमें ठीक है, हम उस समय का पेंडेमिक था तो हम चाहते थे कि हम भी ये है कि जितना कर सकते हैं वो हेल्प करें लोगों की, क्योंकि एक कहीं ना कहीं मानवता सबके पास है, सबके दिल में है कि मानवता को देखते हुए सबने काम किया। लेकिन अब आने वाले टाइम में गवर्नमेंट को भी पता है कि वो अपना सेटअप चला रहे हैं तो कितना एक्सपेंसेस रहता है, और प्राइवेट हॉस्पिटल को चलाना, प्राइवेट हॉस्पिटल में स्टाफ है, सब मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि उस स्तर पे हम काम कर पाए। गवर्नमेंट को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए कि आगे जो चीजें आ रही हैं, कोई सब्सिडी हो जाए प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए या कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए, या जो पेंडेमिक के वक्त आप ये कह रहे हैं कि जो कैपिंग की थी उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए कि प्राइवेट अस्पतालों को किस तरीके से राहत पहुंचाई जा सकती है, जिन्होंने निस्वार्थ तरीके से पेंडेमिक के वक्त सरकार का, प्रशासन का पूरा साथ दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। कार्यक्रम में वक्त आज खत्म हो गया है और सलाम आप सभी को जो कोरोना में फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर आगे आए और अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निस्वार्थ भाव के साथ निर्वहन किया। फिलहाल मेरे साथ इस संचार में इतना ही। नमस्कार।